वेलकम दोस्तों टू द चैनल ऑफ लॉ विजार्ड गुरु, द चैनल ऑफ टैक्सेस एंड लॉज, कंपनी लॉ एंड जीएसटी एंड इनकम टैक्स। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन 117। सेक्शन 117 क्या बताता है दोस्तों? सेक्शन 117 बताता है कि हमें यानी कि कंपनी को MGT 14 फॉर्म को कब और कितने समय में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करना होता है। ओके, MGT से मतलब है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये फॉर्म MGT 14 सर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 7 का फॉर्म है, इसलिए इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है MGT शॉर्ट फॉर्म है वर्डिंग का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चैप्टर के नाम पर ही फॉर्म हमेशा मेंशन होते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का फॉर्म है MGT 17 और सेक्शन है रिलेटेड 107। चैप्टर नंबर 7 में आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 96 से लेकर 122 तक सेक्शंस को कवर किया गया है, जिसमें से सेक्शन 117 हमें बताता है कि MGT 14 को ROC को फाइल करने की रिक्वायरमेंट कब अराइज होती है। मेरे दोस्तों, केवल और केवल 6 टर्म्स हैं, इश्यूज़ हैं जब हमें MGT 14 को ROC को सबमिट करना होता है। टाइम लिमिट क्या है, अब देखते हैं 1 बाय 1 क्या इश्यूज़ हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं जब MGT 14 हमें फाइल करना होगा ROC को। MGT 14 has to be submitted to ROC within 30 days of passing of the following resolutions। इसका मतलब सर 6 टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस यदि मीटिंग में पास होते हैं तो उस मीटिंग की डेट से नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर फॉर्म MGT 14 ROC को आपको सबमिट करना मैंडेटरी है। यह सेक्शन 117 में कहा गया है। वो इश्यूज़ कौन कौन से हैं सर, देखते हैं 1 बाय 1। SR इन जनरल मीटिंग, जब भी आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़े, जिन मुद्दों पर भी आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़े, तो उसके संबंध में आपको मीटिंग होने से 30 दिनों के अंदर MGT 14 ROC को सबमिट कर बताना होगा कि ये अमुक मुद्दे हैं जिन पर हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ा है, यानी कि ये मेजर डिसीजन हमने हमारी जनरल मीटिंग में लिए हैं ऑब्वियसली। ठीक है सर। अच्छा सर, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन और जनरल रेजोल्यूशन के बारे में इसी चैप्टर MGT 14 MGT यानी कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर नंबर 7 में सेक्शन 114 में बताया गया है कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है और जनरल रेजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है। सॉरी, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है वोट कास्टेड एट लीस्ट से चालू होता है, एटलीस्ट वोट कास्टेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन मस्ट बी एट लीस्ट 3 times of the vote casted against the resolution। vote casted in favor of the resolutions must be at least word इसमें important है, must be at least 3 times of the vote casted against the resolution। किसी भी जनरल मीटिंग में मान लीजिए 100 मेंबर्स प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम यदि मान लीजिए रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में 25% ने वोट किया है, तो कम से कम 75 मेंबर्स का वोट रेजोल्यूशन के फेवर में होना चाहिए। यदि 10 मेंबर्स प्रेजेंट हुए और वोट करते हैं तो 3 times इन फेवर होना चाहिए वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन के। मान लीजिए मेंबर्स प्रेजेंट हुए हैं आपकी मीटिंग में 15, अगेंस्ट में वोट डाले हैं मेंबर्स ने 5 मेंबर्स ने अगेंस्ट में वोट डाले हैं, 10 मेंबर्स ने फेवर में वोट डाले हैं, तो आपको देखना पड़ेगा 3 times ऑफ द वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। 5 मेंबर्स ने अगेंस्ट में रेजोल्यूशन में वोट कास्ट किए हैं, तो उसका 3 times आप कर लीजिए 15 होता है, और एक्चुअल में
रेजोल्यूशन के पक्ष में 10 मेंबर्स ने ही वोट कास्ट किए हैं, तो यहाँ पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। मेरे एग्जाम्पल से आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो सर जब भी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है तो MGT 14 विद इन 30 डेज़ ऑफ दैट जनरल मीटिंग आपको ROC को फाइल करना मैंडेटरी है, ये सेक्शन 117 कहता है। दूसरा मुद्दा, यदि कोई भी रेजोल्यूशन क्लास मीटिंग में पास किया गया है, क्लास मीटिंग क्या होता है सर? क्लास मीटिंग वो होता है जिसमें एक स्पेसिफिक क्लास के शेयर होल्डर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई, तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर प्रेजेंट नहीं होंगे। आगे एक बात मैं आपको कहूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी क्लास मीटिंग की ही कैटेगरी में आती है। तो सर यदि रेजोल्यूशन क्लास मीटिंग में पास किए गए हैं तो वो क्लास मीटिंग एक्चुअली स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही कंडक्ट की गई होगी, स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस को मूव करने के लिए, स्पेसिफिक डिसीजंस को लेने के लिए ही की गई होगी। तो दोस्तों ये ज़रूरी हो जाता है कि फिर उस स्पेसिफिक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए हैं वो कंपनी अपने ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, उस मीटिंग से 30 दिनों के अंदर अवगत कराए, ठीक है, उसके नॉलेज में लेकर आए, तो उसे MGT 14 फाइल करना होगा। थर्ड, एनी रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग 100% मेजोरिटी ऑफ मेंबर। सर यदि किसी रेजोल्यूशन में 100% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 99% मेंबर्स ने भी वोट दिए हैं, तो वो रेजोल्यूशन वैलिडली मूव नहीं माना जाएगा। तो सर ऐसे रेजोल्यूशन बहुत ही स्पेशल हैं। ऐसे मुद्दे, ऐसे मैटर जिन्हें इन रेजोल्यूशंस के थ्रू पास करवाया जाता है, वहाँ पूरी तरह से सिक्योरिटी, श्योरिटी, एश्योरेंस मेंबर्स की चाहिए होती है 100%। सो दे आर वेरी क्वाइट सेंसिटिव इश्यूज़। उनके बारे में भी आपको विद इन 30 डेज़ ऑफ दैट मीटिंग, जब वो रेजोल्यूशन मूव किए गए हैं, ROC को MGT 14 में बताइए। ROC केवल यही चाह रहे हैं कि कुछ भी स्पेशल आपकी कंपनी में हो रहा है जो उसके संज्ञान में, उसके नॉलेज में होना चाहिए, तो सर वो MGT 14 के थ्रू आपसे कॉल करते हैं। सर क्या इसमें 6 मैटर्स के अलावा भी कुछ मैटर्स शामिल होते हैं? नो फ्रेंड्स, ये 6 मैटर्स स्पेसिफिक हैं, ये 6 रेजोल्यूशन स्पेसिफिक हैं। इसके अलावा कोई भी मैटर इसमें शामिल नहीं होता है सेक्शन 117 में। ओके, 3 मैटर्स हमने देख लिए हैं। देखिए 100% मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के कंसेंट की ज़रूरत कब होती है, आप पूछ सकते हैं। सर पूरे एंटायर कंपनीज एक्ट में मैं आपको बता दूं, एंटायर कंपनी एक्ट में सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, वहाँ पर 100% मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, यूनेनिमस रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं, यानी कि 100% अप्रूवल जहाँ मेंबर की ज़रूरी है। एक दूसरा सेक्शन है सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो एंटायर कंपनीज एक्ट में सेक्शन 186 और सेक्शन 203, यहाँ पर सेक्शन 203 मैनेजरियल पर्सन की अपॉइंटमेंट के लिए बोला गया है। तो ये 2 सेक्शन केवल पूरे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस में केवल 2 ही सेक्शन है जब यूनानिमस रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो सर जब भी आप यूनानिमस मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के रेजोल्यूशन को पास करते हैं तो उसके बारे में भी आपको MGT 14 में बताना होगा ROC को विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग दैट रेजोल्यूशन इन दैट स्पेसिफिक मीटिंग। 4th पे आती है सर, बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए बोला गया, यदि आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं या फिर उसके टर्म के एक्सपायर होने के बाद उसे रीअपॉइंट करते हैं, या तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं
या फिर उसे रीअपॉइंट करते हैं। सर उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। सेक्शन 203 के अंदर याद रखिएगा, सेक्शन 203 के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू, बट वो टेम्परेरी रेजोल्यूशन होता है। उसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग में फाइनल रेजोल्यूशन पास कर इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया जाता है। तो ये सर टेम्परेरी रेजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं उसकी बात हो रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज ए मैनेजरियल पर्सन, तो सेक्शन 203 उसके अपॉइंटमेंट की भी बात करता है। ओके सर, तो जब भी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू यदि मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है या रीअपॉइंट किया जा रहा है, दो मुद्दे हैं। देखिए 4th पॉइंट में 3 इशू हैं। पहला अपॉइंटमेंट, दूसरा उसका रीअपॉइंटमेंट, तीसरा एनी वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। या तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति कर रहे हैं या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की पुनः नियुक्ति कर रहे हैं, रीअपॉइंटमेंट कर रहे हैं, या फिर आप उसके अपॉइंटमेंट की टर्म्स को वेरी कर रहे हैं। यदि ये 3 इश्यूज आप एड्रेस कर रहे हैं किसी भी बोर्ड मीटिंग के अंदर और उसके लिए रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन, ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन ही पास होता है दोस्तों। तो सर जब भी आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं 3 इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और एनी वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो यू हैव टू मैंडेटरीली फाइल फॉर्म नंबर MGT 14 टू द ROC विद इन 30 डेज ऑफ सच बोर्ड रेजोल्यूशन। तो 4th इशू आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को या तो अपॉइंट किया जाता है या रीअपॉइंट किया जाता है या उसकी अपॉइंटमेंट की टर्म्स में वेरिएशन किया जाता है, बदलाव किया जाता है कि अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ टर्म्स को लेकर अपॉइंट हुए थे कि हमारा ये रेम्यूनरेशन होगा, हम इतनी अवधि के लिए अपॉइंट होंगे। तो यदि उस टर्म्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं और उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है तो भी आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा मैंडेटरीली टू द ROC। 5th पॉइंट क्या होता है सर? वॉलेंट्रीली वाइंडिंग अप। यदि कंपनी अपनी इच्छा से वाइंडिंग अप में जाती है, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, यदि कंपनी वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में जाती है तो सर ये भी बहुत बड़ा इशू है, इसे भी आपको MGT 14 में ROC को बताना पड़ेगा। जब भी आपकी जनरल मीटिंग में आपने वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास किया तो सर उस मीटिंग से विद इन 30 डेज आप ROC को MGT 14 में बता दीजिए। लास्ट मैटर क्या है? जो सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 से रिलेटेड इशू है, यानी कि पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कुछ मुद्दे होते हैं जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को स्पेसिफिक पावर होती है कि केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इन इश्यूज के रेस्पेक्ट में कंपनी में डिसीजन ले सकते हैं। जनरल मीटिंग में उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, यानी कि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स जो मैटर्स सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में मेंशन है उनसे रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए दखल अंदाजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन में नहीं करेंगे। स्पेसिफिक पावर गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अंडर द सेक्शन 179 सबसेक्शन 3। सर वो पावर्स क्या होती हैं? उसके लिए सेक्शन 179 में 10-12 मैटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि लोन को ग्रांट करना, शेयर्स को इशू करना, सेक्शन 68 के अंदर बैबैक करना, इन्वेस्टमेंट करने का डिसीज़न, गारंटी या सिक्योरिटी देने का डिसीज़न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अप्रूवल का डिसीज़न। तो बहुत सारे इश्यूज वहाँ पर होते हैं दोस्तों, जैसे अमालगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन आदि से रिलेटेड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डिसीजन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड डिसीजन। तो सर ये ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही एड्रेस करेंगे थ्रू द बोर्ड मीटिंग। ओके, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर। तो ये स्पेसिफिक पावर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में दी गई है। जब ये स्पेसिफिक है तो इसके बारे में भी बताइए MGT 14 में ROC को विद इन द 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। तो मुद्दा आपको समझ में आया होगा दोस्तों। 6 मैटर्स हैं, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। फटाफट से रिवाइज करके मैं बताता हूँ आपको। स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, दूसरा कोई भी रेजोल्यूशन जो क्लास मीटिंग में पास किया गया है, तीसरा रेजोल्यूशन जिसमें 100% मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है, फोर्थ बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा या रीअपॉइंट किया जाएगा या उसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट में वेरिएशन किया जाता है, एंड फिफ्थ इज़ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का डिसीजन, एंड सिक्स्थ लास्ट स्पेसिफिक पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो
इश्यूज़ एड्रेस किए जाते हैं थ्रू द बोर्ड रेजोल्यूशन दोस्तों, सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में। अच्छा सर, मेरा जो मेन पर्पस था आपको ये सेक्शन पढ़ाने का वो है एग्जम्पशन, तो सर सेक्शन 117 में क्या एग्जम्पशन दी गई? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अंदर आईएफएससी कंपनी को यहाँ पर 60 डेज दिए गए हैं इंस्टेड ऑफ 30 डेज। यानी कि आईएफएससी पब्लिक कंपनी, आई मस्ट से, आईएफएससी कंपनी को यहाँ पर 6 मैटर्स के रेस्पेक्ट में, 6 मैटर्स नहीं बोलूँगा मैं 5 मैटर्स ही बोलूँगा, क्योंकि 6th मैटर में तो आईएफएससी कंपनी को पूरी तरह से एग्जम्पशन है, उसे एमजीटी 14 फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आईएफएससी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में कुछ भी डिसीजन लेते हैं थ्रू द पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, तो उन्हें एमजीटी 14 फाइल नहीं करना होता। प्राइवेट कंपनी को भी सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 में जो भी रेजोल्यूशन पास करने हैं या जो भी रेजोल्यूशन प्राइवेट कंपनी में पास किए जाते हैं उनके रेस्पेक्ट में भी एमजीटी 14 प्राइवेट कंपनी को फाइल नहीं करना होता। यानी कि जो 6th मैटर है उसके रेस्पेक्ट में एमजीटी 14 फाइल करने की एग्जम्पशन आईएफएससी कंपनी और प्राइवेट कंपनी को दी गई है, ये बात आप याद रखिए। दूसरी एग्जम्पशन, आईएफएससी कंपनी जो ऊपर के 5 रेजोल्यूशन 1 2 3 4 5 रेजोल्यूशन, क्योंकि 6 में तो उसको एग्जम्पशन ही है, उसको फाइल ही नहीं करना है एमजीटी 14, बट 1st 2nd 3rd 4th 5th रेजोल्यूशन की दशा में 30 डेज की बजाय उसको रिलैक्सेशन दिया गया कि विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग ऑफ दैट रेजोल्यूशन और दैट मीटिंग स्पेसिफिकली जिसमें रेजोल्यूशन पास किया गया है, विद इन 60 डेज आप एमजीटी 14 फाइल कर दीजिए आरओसी को, तो भी पर्याप्त होगा। तो सर 2 एग्जम्पशन है। पहली एग्जम्पशन देखिए, जो सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वहाँ पर एग्जम्पशन प्राइवेट कंपनी को भी है और आईएफएससी कंपनी को भी है। ओके, तो 6th मैटर पर दोनों को ही एमजीटी 14 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट 1st मैटर से 5th मैटर तक यहाँ पर आईएफएससी कंपनी को एक्सटेंशन दिया गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है कि विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन की बजाय विद इन 60 डेज ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन आप एमजीटी 14 फाइल कर दीजिए, वो भी पर्याप्त होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 117 रिलेटिंग टू द फाइलिंग ऑफ एमजीटी 14 टू आरओसी। ओके दोस्तों, आगे के वीडियो आते रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।